जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो आपको याद है कि कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे अगर रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। देखिए यहाँ पे ये देख रहा है ना, ये उत्तल लेंस है आपका, और ये देखिए फोकस पे रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताइए। तो आप चश्मे में देखते हैं, ठीक है, चश्मा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको पता है कि चश्मा में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहा माइक्रोस्कोप में देखे होंगे, माइक्रोस्कोप में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं ऐसे। कला सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक होते हैं या आभासी। तो आंसर में दिया ही है कि वास्तविक होते हैं, क्योंकि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही पाया जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, है ना, आभासी को नहीं पाया जा सकता है। कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दो गुनी दूरी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब दूनी कह रहा है तो दो गुनी कहेगा, तो आपको याद है बताए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो चित्र जो देख रहे हैं, फोकस ये रहा, इसकी दोगुनी दूरी यहाँ हुई, यहाँ वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ F2 पे बना कि नहीं, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और 2F2 पर बनेगा, वहां लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर दिया है, तो वो उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस में होता है, ठीक है, अवतल लेंस में माइनस का होता है फोकस दूरी, अवतल लेंस, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का आ रहा है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में संबंध क्या है। तो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही ना संबंध है। अगला कह रहा है किसी लेंस के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है। तो m बराबर होता है प्लस का v/u, यही ना संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f। चलिए लेंस की क्षमता कैसे ही मात्रक, तो मीटर का पावर m का पावर -1 है ना, या फिर डायोप्टर भी होता है ना। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस का 1/5 डायोप्टर। तो प्लस का फोकस दूरी किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है, तो इसका भी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, क्या उत्तल लेंस किसी वस्तु यानी कि बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। तो हाँ, भाग ढकने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी लेंस का क्षमता +1 डायोप्टर है, तो इसे परिभाषित करते हैं, लिख सकते हैं कि 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, 1 मीटर होगा तो 1 डायोप्टर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ 1 रखेंगे तभी ना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि +2 फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस है ना, अवतल लेंस है तो माइनस की होगी ना, तो माइनस की 2 मीटर है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं P बराबर 1/f, यानी P बराबर आ जाएगा 1/-2 डायोप्टर, यानी कि -0.5 डायोप्टर, समझ गया। चलिए अगला कह रहा है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो लेंस है ना, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो उसमें अपवर्तन होता है प्रकाश का, तब ना, तो लेंस में अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन की यहाँ परिभाषा लिख देनी है, ऐसे लिख दीजिएगा कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग बताएं। तो ऐसे कह सकते हैं हम, जैसे ग्लास में रखे नींबू का बड़ा दिखना, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं कि पानी में रखा सिक्का है ना, ऊपर कुछ दिखता है, ये भी आपको क्या हो सकता है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग आपको दिख रहा है। आप अपने चश्मे में भी देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि वो लेंस है, ठीक है, तो चश्मे भी उसमें भी उसका अपवर्तन का ही प्रयोग होता है। तो अगला कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण
का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। कब किरण आरेख खींचना है कि जब किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब विरल से संघन में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब की तरफ मुड़ती है। आपको याद है ना। तो जैसे ये कोई आपतित किरण होगी, यहाँ से आएगी और इस पे अगर हम लोग कोई अभिलंब दिखा दें, ठीक है, इस पे कोई अभिलंब ऐसे दिखा दीजिएगा, तो ये अभिलंब के तरफ क्या होगी, ये किरण जो आएगी अभिलंब के तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये विरल से संघन में आएगी तब। ठीक है, ये विरल से संघन में आएगी तब की बात कह रहा है ना। तो ये पहले के लिए हो जाएगा, है ना, ए नंबर के लिए हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब किरण संघन से विरल में जाएगी, तो आपको यहाँ बना दे इसका फिगर कि विरल से जब संघन में जाएगी, तो उसे नीचे बना देते हैं यहाँ पे, संघन से विरल में न जाने है आप। तो चलिए ये संघन हो गया। अब संघन से अगर विरल में जाएगी, विरल कहने का मतलब कि वो कोई दूसरा माध्यम होगा, उससे हल्का माध्यम होगा। ठीक है, इसमें जाएगी तब ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी, ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये जब विरल से संघन में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और संघन से विरल में जाती है तो क्या है, अभिलंब से दूर हटती है। ये तो आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जब तिरछे पानी में प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब हवा से जल में आ रही है तो यानी विरल से संघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी ना, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। समझ गए ना, क्योंकि आपको पता है कि विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, जैसे ये पहले में दिखाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठाई प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लिख देंगे ये कैसा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखिए, तो लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके दो नियम। पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, तो आपतित किरण अपवर्तित आपतन बिंदु और पर अभिलंब, है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर लंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। और दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये लिख दीजिएगा। अगला कह रहा है स्नेल के नियम को लिखकर समझाए, तो वही आपका प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, वही स्नेल का नियम है। तो ये लिख सकते हैं, यही जो दूसरा नियम है ना, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए उसको कैसे दिखा दीजिएगा, तो ये लिख दीजिएगा कि यदि आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम यानी कि स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक, यानी साइन आई बट्टा साइन आर बराबर n21, यानी कि ये n किसके लिए, नियतांक के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरती तारपीत की परत पर आपतित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर समझिए, यहाँ देखिए इस फिगर में जैसे ये पानी है, नीचे पानी भरा हुआ, ठीक है, ये पानी है अंदर और फिर इसके ऊपर तारपीन है। ठीक है, यहाँ पे तारपीन भी है, ठीक है, ऊपर इसमें तारपीन भी है। ठीक है, तो दोनों चीज है, इसमें पानी भी मौजूद है कुछ लेवल तक, मान लीजिए इतना भाग तक इसमें जो है हम लोग ये तारपीत रख लेते हैं और यहाँ पानी रख लेते हैं। तो इस बॉक्स को थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। चलिए तो ये बन गया। तो इस भाग में क्या है आपका, तारपीन है, ठीक है, और तारपीन इसमें है और नीचे क्या है आपका, इसमें नीचे क्या है आपका, पानी है। ठीक है, और बाहर जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। तो पहली बात यहाँ दिया है तीनों का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक देखिए एक दिया है, यानी कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है और इससे कम है प्रकाश की चाल इसमें, यानी कि ये विरल होगा और ये संघन होगा। और देखिए इससे कम है इसका, यानी कि इसके लिए ये विरल हो जाएगा और ये इसके लिए संघन होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका पहले जो ऊपर माध्यम है वो विरल है, तो विरल से जब संघन में प्रवेश करेगी, यहाँ पे एक अभिलंब आपको देना होगा। चलिए आपका अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हम दिखा दिए। ठीक, तो जब ये विरल से संघन में आएगी तो ये क्या करेगी, सॉरी, चलिए अभिलंब हो गया। तो ये जब विरल से संघन में आएगी तो ये अभिलंब के तरफ मुड़ेगी, जाहिर सी बात है ऐसे मुड़ेगी। लेकिन अब ये तारपीन जो है ना, तारपीन, इसके लिए तारपीन जो है विरल है, ये संघन हो गया, किसके लिए, पानी के लिए। तो यहाँ से जब इसमें प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब आपका हो गया। तो अभिलंब से इसे दूर दिखा देंगे इस किरण को, यानी कि कुछ इस तरह से, समझ गए। तो यही इसमें दिखाना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहे हैं आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की वृत्तीय
है ना, पट्टिका दी जाए, उसे उनकी सतहों को बिना छुए आप कैसे उनमें अंतर बताएंगे? तो उसमें किरण को ले जाएंगे, अगर वो उत्तल लेंस होगा तो उसमें किरण अभिसरित करेंगी, है ना, इसमें अपसरित करती है और इसमें ये सीधे निकल जाएंगी, तो ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वो जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। यहाँ आपको दिया है पहले से आंसर कि सूर्य से प्रकाश के साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है ना, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य की आती हुई किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है, क्योंकि जानते हैं कि आपको उत्तल लेंस में जो किरणें आएंगी वो सब एक ही बिंदु पर आकर नहीं मिलेंगी, सब फोकस पे आएंगी ना, तो एक ही बिंदु पर जब फोकसित होंगे तो ज्यादा मात्रा में वहां पे ऊर्जा मिलेगी, उसमें ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिलेगी, इसके कारण वो कागज का छोटा हिस्सा जल जाता है। चलिए अगला कह रहा है उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? सूर्य को देखेंगे क्यों मना है? क्योंकि इसी कारण से ना कि सारी सूर्य की किरण आपकी आंखों पर ही पड़ने लगेगी, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आपके आंख के रेटिना पर फोकसित होंगी और उससे अत्यधिक क्षति पहुंचेगी, आपकी रेटिना को बहुत ज्यादा खतरा रहेगा उससे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर हो, यानी कि वही प्रधान अक्ष के समांतर हो, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ती है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको बनवाए थे, आपको दिखा भी देते हैं फिर से। तो यहाँ देख सकते हैं जब प्रधान अक्ष के समांतर निकल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है, तो कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है ना, तो ये आप किरण आरेख बना सकते हैं। तो ये उत्तल का हो गया या उत्तल का हो गया? आपको उत्तल का ही बस पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे हम आंसर दिए हुए हैं। यहाँ पे उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस दोनों किनारे की अपेक्षा अधिक मोटा होता है, ठीक है ना, दोनों किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है, और इसका जस्ट उल्टा होता है, ये जो किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक पतला होता है। यह प्रकाश को अभिसरित करता है और यह अपसरित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का आ रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें किरणें अभिसारित होते हैं, इसमें अपसरित होती है। यहाँ से देखिए आपको दिखा दे रहा है, यहाँ लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरणों को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरणों को अपसारित करना है। यही कारण है कि उस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये फिगर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f2 से अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस की तरफ लाया जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि 2f2 से जैसे जैसे इसे देखिए, पहले यहाँ है तो इसे छोटा बनना है, अब 2f1 पे आ गए, जैसे इधर आगे बढ़े तो 2f1 पे आए तो बराबर बन गया, अब इन दोनों के बीच में आ गए तो उससे बड़ा बन गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बड़ा होते जाएगा, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या आप समझते हैं और इसका मात्रक लिखें। तो चलिए आपको लिखवा देते हैं। लिख सकते हैं किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, p बराबर 1/f, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर का पावर -1 या डायप्टर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का है मुख्य अक्ष को x अक्ष मान लेना है, ठीक है, और प्रधान अक्ष को केंद्र बिंदु को मानकर आप u v f के चिन्ह को कैसे दर्शाएंगे, निर्धारित करेंगे। तो आपको हम बनवा चुके हैं चिन्ह परिपाटी, चैप्टर में जाके आप और से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस वस्तु है ना, उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। तो कोई उत्तल लेंस है, समझ रहे ना, एक उत्तल लेंस है, तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु रखी हुई है कहीं पे ताकि उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, तो पहले ही आपको पता है कि जब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो वस्तु होगी ना, वस्तु यहाँ जो वस्तु होगी वहां ये कितने पे होगी, तो यहाँ f1 होगा, ये फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पे होगी, ये आपको तो पता ही है 2 गुनी दूरी पर होगी। तो
तो वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर होगी। तो यानी कि ये 40 सेंटीमीटर पे है, फोकस से ये 2 गुनी दूरी पे होगी, तो जितना दूरी पे वस्तु होगा ना उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब होगा, यानी कि यह भी 40 सेंटीमीटर पे होगी। और फोकस दूरी आपका उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुनी दूरी पे है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वस्तु दूरी की बात करें तो आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितना हो जाएगा, सॉरी वस्तु दूरी हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से फोकस दूरी जो होगा माइनस का 20 सेंटी, सॉरी फोकस तो आपका इधर ना होगा, 20 होगा, ये भी वही है, फोकस ही है, लेकिन वास्तविक फोकस इसका तो यहाँ होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो f बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस का 20 सेंटीमीटर, तो p बराबर 1/f फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो p बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 20, प्लस का 20 होगा। चलिए, अच्छा प्लस का 20 होगा यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इसमें गुना करिएगा 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं ये मीटर में रहता है, तो ये 5 डायप्टर आ जाएगा, प्लस का 5 डायप्टर, समझ गया। तो ये प्लस का 5 डायप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि कई लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे लेंस निकायों का उपयोग कैमरे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शियों में और दूरदर्शक अभिदृश्यों के डिजाइनों में दिखाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि आप लोग जब बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें जब देखता है वो क्या नाम है, कटप, जो महेशमती होती है वो सिर लेके आती है, तो उसमें देखता है ऊपर से वो, तो उसमें आपको देखे होंगे कई सारे एक साथ लेंस, तो दूरदर्शक को में उसमें लगा था ना, आप देखे होंगे 2-3 लेंस वो लगाया रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी में सचित्र व्याख्या करनी है। पानी में अंशतः डूबी और तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। तो आपको बता चुके हैं, इसका फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, आप उस छड़ी को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ इसका सचित्र वर्णन करना है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। एक छड़ी है, छड़ी तो ऐसे है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगी, तो अपने सतह से थोड़ा सा ऊपर ऐसे दिखाई देगी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, फिर अगला कह रहा है पानी से भरी बाल्टी में गहराई क्यों कम मालूम पड़ता है। तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर मान लीजिए कोई बाल्टी होगी ना, तो बाल्टी में जब पानी भरा हुआ होगा, चलिए एक बाल्टी बना लेते हैं। अब इस बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा इसका सतह जो होगा ना थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, सतह इसका क्या होगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब प्रकाश की कांच की आयताकार सिल्ली से तिरछी होकर गुजरती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख द्वारा इसे समझाएं। तो ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे आपतित किरण है, ये आई है ऐसे, ये मुड़ी है, और ये देखिए निर्गत किरण निकली है, ये समांतर निकल गई। आप यहाँ से चित्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 में कह रहा है किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को दर्शाएं। तो ये चित्र आप दिखा सकते हैं, इधर एक फोकस हो जाएगा और ये मुख्य फोकस इसका इधर हो जाएगा, इधर भी एक फोकस आप बना दीजिएगा इसमें, और ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से फिगर बना देंगे। ठीक है, ये फोकस दिखा देंगे और इधर है ना ये मुख्य फोकस हो जाएगा, और इधर जो आपका ये जो फोकस है वो क्या है, यहाँ पे एक फोकस बना सकते हैं ना आप, और यहाँ पे भी एक फोकस बना देंगे इधर, तो मुख्य फोकस ये दोनों हो जाएंगे, इसके लिए ये फोकस और इसके लिए मुख्य फोकस ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। तो देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित है, यहाँ से ये ले गए आपतित किरण, ये ऐसे चली गई, और दूसरी ये ले गए सीधे निकलेगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो ये सीधे निकलेगा, और इसका आभासी ये बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा और लेंस के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है कि उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसके किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। तो समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए 2f1 पे रखना होगा। देख लीजिए यहाँ पे ये किरण आरेख ये बनाया हुआ है, और देख रहे हैं इस आरेख को आप बना सकते हैं, और चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी के बीच फोकस दूरी की दूरी के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्धारण कीजिए। ठीक है, यानी कि अनंत और फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उत्तल लेंस पे, वो दिखाना है।
तो ये वाला हो जाएगा F2F1 और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। देख लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये आप फिगर बना सकते हैं, आपको चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। तो ये भी आपको चैप्टर में बता चुके हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आंकिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है, यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 है, तो द्रव में प्रकाश की चाल हमें गणना करनी है। तो हमें क्या करना होगा, तो द्रव में प्रकाश की चाल निकालनी है। द्रव में प्रकाश की चाल तो अपवर्तनांक द्वारा उस चाल में भाग कर देंगे ना, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल में, शून्य में प्रकाश की चाल और बटा अपवर्तनांक हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा द्रव में प्रकाश की चाल। चलिए तो यानी कि हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 और बटा में आपका 1.46 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2.05 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको हिंट में ही बना दिया, यहाँ से देख लीजिए कि प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में प्रवेश करने वाली प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम हो जाती है। तो आपको अपवर्तनांक बराबर C बटा V, यानी कि ये शून्य में प्रकाश की चाल, ये हीरे में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आप क्या फॉर्मूला बनाए, इस V को यहाँ ले गए, इसको यहाँ लेके आए, तो आ गया इसका दिया अपवर्तनांक, n की जगह अपवर्तनांक रख दिए। तो यहाँ से C में जब इससे भाग करेंगे, यानी कि कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 में जब 2.42 से भाग करेंगे तो 0.41 C आएगा, यानी यह इसका 0.41 गुना होगा। यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के अपेक्षा 41% है ना, अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल 59% से कम हो जाती है, ठीक है ना, 59% कम होगी, 59% कम हो जाएगी, क्योंकि आपका 41 ये है, तो 100 में से जब 41 घटेगा तो 59 ही ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच से एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह के खींची गई, है ना, कांच की सतह पर खींची गई लंब से 45 डिग्री का कोण बना, यानी कि आपतन कोण बनता है ना, आपतन कोण, यानी कि एंगल आई बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो स्लैब से के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनी कितना कोण बनेगा, यानी परावर्तन कोण, है ना, अपवर्तन कोण आपको निकालना है, ठीक है। और अपवर्तनांक का मान दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता है साइन आई बटा साइन आर बराबर उसका अपवर्तनांक हो जाएगा, एक है ना, एक नियतांक जो अपवर्तनांक है वो उसके बराबर रख देंगे। तो साइन आई का वैल्यू यानी साइन 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बटा में क्या है आपका साइन आर है, समझ रहे ना, बराबर में है √2। तो साइन इसको लाके इधर इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा आपका √2 गुना साइन आर बराबर साइन 45। तो साइन 45 डिग्री का आपको मान याद होना चाहिए, √2 साइन आर बराबर हो जाएगा, साइन 45 का मान आप पढ़े होंगे मैथ्स में, त्रिकोणमिति में 1/√2 होता है, ये जाके इसमें गुना करेगा तो साइन आर बराबर आ जाएगा 1/2, है ना, √2 हो जाएगा। अब 1/2 जो होता है साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, एंगल आर बराबर 30 डिग्री आ गया, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री आ जा रहा है। अच्छा एक और चीज पता है, जब कोण कम बना है ना यहाँ, तो ये अभिलंब के तरफ मुड़ी हुई होगी किरण, यानी कि ये विरल से संघन में प्रवेश कर रहे होगा, अगर पूछता तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी तो पहले प्लस का होता है 10 सेंटीमीटर, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है। तो वस्तु जब रखा गया है यानी कि u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन भी निकालना है। चलिए तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आवर्धन भी निकालना है। तो प्रतिबिंब का स्थान यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लगाइएगा ना फॉर्मूला। चलिए यहाँ रखते हैं 1/v का मान तो नहीं दिया है, u दिया है आपके पास -15 और 1/f हो जाएगा 1/+ का 10। चलिए यानी 1/v प्लस 1/15 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बराबर 1/10 है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो 1/v बराबर, इधर एलसीएम लीजिएगा, आएगा 30, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2,
1/v बराबर आ जाएगा 1/30, यानी v बराबर आ गया प्लस का 30। तो प्लस का 30 आ गया, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गया। तो कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति इसकी हो जाएगी, है ना, वास्तविक। वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और आवर्धन का मान निकालना, तो m बराबर आपको पता है प्लस v बाई यू होता है, तो यहाँ से आवर्धन निकल जाएगा। तो आपके पास v का मान आ चुका है प्लस का 30 और u का मान आपके पास पहले से ही दिया है, तो u का मान है माइनस का 15। इसको काट दीजिए 2, यानी कि m बराबर माइनस का 2, यानी कि यहाँ से आवर्धन जो आ गया ना, आवर्धन बराबर आ गया माइनस का 2। लेकिन यहाँ जो लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस तो बस चिन्ह बता रहा है ना कि वास्तविक और उल्टा बना है प्रतिबिंब, लेकिन आवर्धन लास्ट में जो आंसर लिखेंगे आप 2 ही लिखेंगे। अगला कह रहा है 5 नंबर में कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, देखिए लेंस कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, फोकस दूरी तो माइनस का ही होता है। चलिए, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, तो वस्तु जिधर है उधर ही बनना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी माइनस का होगा। तो लेंस की फोकस दूरी, तो आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1/v यानी कि 1/-10 माइनस 1/-30 बराबर 1/f, है ना। यहाँ पे माइनस 1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/f, समझ गया। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 30, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 1, चलिए 1/f। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/30 बराबर 1/f, समझ रहे ना। तो यहाँ से काट दीजिए 15 बार में, यानी f बराबर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे लास्ट में आंसर लिखते समय, क्योंकि वो माइनस इंडिकेट ये कर रहा है ना कि ये आपका अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में आपको याद होना चाहिए अवतल लेंस में फोकस दूरी होता है माइनस का, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और प्रकृति, है ना, और स्थान निकालना है। तो यहाँ से पहला चीज की वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u बराबर दिया है माइनस का 10। तो आपको फॉर्मूला पता है 1/v, है ना, माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए यहाँ रखते हैं इसमें फॉर्मूले पे, तो 1/v तो निकालना ही है, माइनस 1/u यानी माइनस का 10 और 1/f यानी 1/-15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/10 बराबर माइनस का 1/15, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/15 और माइनस 1/10। ठीक है, चलिए इसके आगे आप सॉल्व करिए। तो 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, यहाँ 30 आएगा ना, तो इसमें इसे भाग करिएगा तो 2 बार में माइनस का 2, और इसमें से भाग करिएगा तो 3 बार में। तो 1/v बराबर माइनस का 5/30, इसको इससे काट दीजिए 6 बार में, यानी v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो माइनस का आने का मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी जो होगी, प्रतिबिंब दूरी जो होगी वो आपकी तो 6 सेंटीमीटर आ गई। फिर आपको पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी होगा, है ना। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, तो और पूछ रहा है कि स्थान निकालिए। तो स्थान तो आपको पता चल गया कि प्रतिबिंब का स्थान 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहला चीज कि यहाँ पे जो वस्तु दिया गया है, ये वस्तु फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो पहला चीज कि यहाँ फोकस दूरी दिया है प्लस का 20, क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस का 20 होगा, और आवर्धन का मान दिया है 4 गुना, यानी कि प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है। तो एक बार प्लस में भी लेंगे, एक बार माइनस में, दोनों लेकर बनाना होगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। पहला लिखिए केस पहला, f बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और m का मान लीजिए आपकी बार पहले प्लस का 4, तो m बराबर होता है प्लस का v/u बराबर प्लस का 4, यानी यहाँ से v बराबर हो जाएगा 4u। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना क्या है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, यानी कि वस्तु दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v की जगह पे रख दीजिए 4u और माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/20 हो जाएगा प्लस का। चलिए यहाँ एलसीएम लीजिए, तो 4u होगा, 4u में 4u से भाग करेंगे 1, u में u से करेंगे तो 4, ठीक है, बराबर 1/20। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/4u बराबर
1/20। चलिए 33 से गुना कर दिए तो 4u बराबर हो जाएगा माइनस का 60। इसको ले जाएंगे उसके भाग में कर देंगे तो -60/4 कट जाएगा 15 बार में, यानी u बराबर माइनस का 15, यानी कि एक जो होगा वस्तु दूरी आपका वस्तु दूरी आ गई, वस्तु दूरी आ गई यहाँ से कितनी, तो एक वस्तु दूरी आप निकाल दिए यहाँ पे कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। दूसरा निकालते हैं केस 2 लेकर, तो केस 2 लीजिए। केस 2 में क्या करेंगे तो वही आपका f बराबर प्लस का 20 दिया है ना, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब की बार m का मान जो होगा माइनस का 4 मानेंगे, तो m बराबर होता है प्लस का v/u है ना, माइनस का 4, तो u जाकर इसमें गुना करेगा यानी v बराबर आ जाएगा माइनस का 4u। तो आपको फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें अब रखेंगे तो रखिए क्या होता है, तो रखिएगा तो 1/v की जगह पे माइनस का 4u लिख दीजिए, माइनस 1/u बराबर f। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 4u, इसमें से 1 ये -1 होगा ना ऊपर, चलिए ये माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/f। समझ रहा है ना। चलिए f का मान सॉरी रख देते हैं, f का भी मान यहाँ, f का मान आपका प्लस का 20 दिया है। चलिए अब चलिए यहाँ यहाँ -5 हो जाएगा, -5/4u बराबर 1/20। ये तीसरा से गुना करिए 4u बराबर आ जाएगा माइनस का 100, यानी u बराबर आ जाएगा -100 बराबर 4। यहाँ से भाग कर दीजिए 25 बार में, तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, यानी एक आ गया था -15, यानी फोकस दूरी एक 15 हो गई, सॉरी वस्तु दूरी एक 15 हो गई, और एक वस्तु दूरी जो होगा आपका कितना आ गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग ये लास्ट में लिखना होता है इसी तरह से। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।